अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। बड़े दिनों बाद आज मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो। वजह ये रही कि रमज़ान में मसरूफियात थी का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफ़ी काम, तो बड़े लंबे दिन हो जाते थे और वक्त बिल्कुल नहीं मिल पाया इस काम की तरफ तवज्जो देने का या वक्त निकालने का। नंबर एक, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गई, थोड़ा सा क्या बल्कि काफ़ी बड़ा गैप आ गया है। मैं माज़रत हूँ। इंशाअल्लाह अभी कोशिश रहेगी कि दोबारा इसका तसलसल बरकरार रहे। दूसरा एक और गैप आएगा जो मैं आपको पहले से बता दूं कि मैं मई 10 को या कनाडा से आज़म हज हो रहा हूँ, हज की सफ़र पे जा रहा हूँ और फिर मेरी वापसी तकरीबन समझ लीजिए 23 जून को दोबारा होगी, क्योंकि हज करके मैं वापस आऊँगा, कुछ अर्से पाकिस्तान रुकूँगा, कोशिश करूँगा वहाँ अगर शॉर्ट बन गया तो बना लूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऑफिस के काम से कुछ काम के सिलसिले में रुकना है, तो वो शायद बना सकूँ नहीं बना सकूँ, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद पे तसलसल बरकरार रहेगा। कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह हज से वापस आने के बाद कर लूँ, या हज में भी कोई ऐसा इवेंट आ गया तो मैं शूट खुद करके कोशिश करूँगा शेयर कर लूँ, लेकिन उस पर कमिटमेंट नहीं कर सकता, ये कोशिश होगी। आज का जो टॉपिक है मेरे जहन में जो गुफ्तगू के लिए आया वो है जनरेशन गैप, हाउ टू एड्रेस, how to manage or how to communicate in this scenario, जो जनरेशन गैप का सिनेरियो होता है। जनरेशन गैप आपको पता है ये हमेशा से था, हमेशा से है, अभी है और रहेगा। इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेटली आप और आपके औलाद के दरमियान एक उम्र का फ़र्क होता है, इसी तरह आपको आपके वालिदैन के दरमियान फ़र्क होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, जनरेशन गैप को कैसे हैंडल किया जाए। आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में अर्ज़ किया था आप लोगों से, जो रमज़ान में आखिरी वीडियो थी मेरी, ग़ालिबन शुरू रमज़ान में मैंने भेजी थी, जिसमें मैंने एक गुजारिश की थी कि ख़वातीन को इबादत का मौका दें, और मैंने बच्चों पे बात की थी कि बच्चों का अपने वालिदैन के साथ जो प्यार होता है वो कंडीशनल होता है, और वालिदैन का बच्चों के साथ जो प्यार होता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है। तो नेचुरल होने की वजह से जो है आप तो नेचुरल प्यार करते रहेंगे, लेकिन बच्चे आपके साथ कंडीशनल हैं। अगर आप वो कंडीशन पूरी करेंगे तो वो आपके साथ प्यार करेंगे, अटैच रहेंगे। जब तक बच्चे बहुत छोटे होते हैं, यानी मासूम एज में, जिससे कह रही, मासूम तो काफ़ी देर तक रहते हैं, जिसमें पहली एज आपको इसको मैं सेगमेंट कर दूं कि 1 साल से या बल्कि पैदाइश से लेकर के 5-6 साल तक वो आपके साथ अटैच क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी तमाम ज़रूरियात आपसे वाबस्ता होती हैं। वो होती है गर्ज, उसकी वजह से वो आपके साथ चिपके रहते हैं, चिमटे रहते हैं, चाहे वो माँ के साथ चिमटे या बाप के साथ चिमटे। उसको पैसे चाहिए, या मतलब पैसे से कोई चीज़ चाहिए तो बाप से बाहर से फरमाइश करे, बाबा ये चाहिए, अबू ये चाहिए, पापा ये चाहिए, जो भी कहे। माँ से खाने पीने की फरमाइश करनी है, या माँ से भी बाहर की चीज़ें मंगवानी है, ख़रीदनी है, तो वो माँ से चिपका रहेगा। उसको सर्दी गर्मी से बचाना माँ का काम है, नहलाना धुलाना माँ का काम है, उसके कपड़े सही करना माँ का काम है, उसको छोटा स्कूल के लिए तैयार करा के ले जाना माँ का काम है। अगर बाप गाड़ी से ड्रॉप कर रहे हैं तो वो बाप का काम है। आपसे अटैच रहेगा, गैप नहीं है अभी। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसे कहते हैं 13-14 साल की उम्र से, जिसे हम एडोलेसेंट एज कहते हैं, वहाँ से जाने के बाद उसको स्पेस चाहिए होती है। हम क्या गलती करते हैं, हम वो स्पेस कभी भी नहीं देते। अच्छा, हम देसी में मुराद मेरी बरसगीर भी है और मिडिल ईस्ट भी है। हम लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, हम ये भूल हर रिश्ते में पॉजिटिव हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव होने की वजह से इख्तलाफात पैदा होते हैं, दूरियां होती हैं, रिफ्ट पैदा होती है। बच्चों के मामले में भी हम गैर ज़रूरी पॉजिटिव हो जाते हैं, हम फ्री स्पेस नहीं देते। हम गाड़ी दे रहे होंगे तो डर रहे होंगे कहीं एक्सीडेंट ना कर दे। अरे एक्सीडेंट तो आपसे भी हो सकता है, एक्सीडेंट किसी भी हो सकता है। हमें ये डर होगा फला करेगा, भाई वो करेगा, बेटा है वो, अगर बड़ा है, जवान है, 22 साल 24 साल 23 साल का है, तो तेज चलाएगा गाड़ी। ये आप भूल जाए कि आप कितनी नसीहत कर लें, क्या आप हर दफ़ा उसके साथ बैठ के घूमेंगे, तब तो नहीं चलाएगा, मजबूरी है, बाप बैठा हो साथ। तो भाई इन जगहों पे हमें स्पेस देनी होती है। इसी तरह उसकी आम जिंदगी में उसको दोस्तों से उस वक्त उल्फत ज़्यादा होती है माँ बाप की निस्बत। माँ बाप उस वक्त सिर्फ ज़रूरत तक रहते हैं कि कोई घर है, खाना पीना मिल रहा है, कपड़ा लत्ता मिल रहा है, ज़रूरियात पूरी हो रही है, पैसे मिल रहे हैं खर्चे के, ये तो ज़रूरियात की वजह से बाप। बाकी उसकी जो इमोशनल जो कहते हैं नीड को फुलफिल आप नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त दोस्त कर रहे थे, क्योंकि उसकी इमोशनल नीड डिफरेंट होती है उस एज में। आप यकीन कीजिए, ये 13-14 साल से लेकर के
तकरीबन 35-40 साल तक इसी स्टेज में रहता है इंसान। जब शादी होती है उसको, उसकी इमोशनल नीड बीवी फुलफिल कर रही होती है, उसके माँ बाप नहीं कर सकते। अब ये तरक्की शुरू हो जाती है, अरे देखो बीवी का होके रह गया। अरे बाबा भाई, बीवी आपने शादी की है तो बीवी के साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? आप उसके साथ अख्तलाफात शुरू करेंगे, रिफ्ट पैदा होगी, अख्तलाफात बढ़ेंगे और मामला नफरत पे मुतनज होता है। तो मेरा मशवरा यही है कि हम सबको चाहिए कि अगर जनरेशन गैप को डील करना है, नंबर 1 उनको समझें। उसको समझने का बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको एक मिसाल दूँ। मेरे अपने बच्चे जब कोई गलती करते हैं, जो मेरे हिसाब से गलती होती है और होती भी है, अक्सर औकात होती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, तो मुझे पहले अंदर से गुस्सा आता है कि यार ये क्या है। फिर मैं क्या करता हूँ, फौरी तौर पे कंट्रोल करता हूँ और उसके बाद सोचता हूँ कि मैं इस उम्र में क्या कर रहा था, मैंने अपने वालिदैन के साथ क्या किया। मैं इतने साल का था तो मैं कितनी बात सुनता था, किन बातों को इग्नोर करता, किन बातों में खामोशी से गायब हो जाता था और अपने जो काम जो करना था वो करता था। जब मैं उस दौर को याद करता हूँ ना, फ़ौरन याद करता हूँ, आप यकीन कीजिए मैं फ़ौरन याद करता हूँ, तो मेरा गुस्सा फ़ौरन से दूर हो जाता है। बल्कि फिर फ़ौरन मैं स्पेस देता हूँ कि नहीं, लेट देम डू। ये उनकी उम्र है, ये उनकी उम्र है ये सब करने की, आपकी नहीं है, क्योंकि आप जिस उम्र में पहुंच गए ये सब करके आप गुजर चुके हैं। आपको इस वक्त ना फैशन अच्छा लगेगा हमारी उम्र में, ना आपको खाने का इतनी दिलचस्पी होती है, ना आपको फला होता है। वो मैंने शायद पहले शेर सुनाया कि नहीं सुनाया है कि फतूर होता है हर उम्र का जुदा जुदा, खिलौना इश्क पैसा फिर खुदा खुदा। आप खुदा खुदा वाले, हम जो वालिदैन होते हैं जब उनकी औलादें जवान हो जाती हैं तो हम खुदा खुदा के स्टेज में होते हैं। इवन हम जवान और बच्चे छोटे भी हैं, चीज़ों को समझाने का तरीक़ेकार होना चाहिए, लेक्चर ना लगे, छोटे छोटे टुकड़े बताएं, उनकी मॉनिटरिंग ज़रूर कीजिए एक ख़ास उम्र तक, तरबियत का हिस्सा है वो, लेकिन उनके सर पे सवार नहीं हुई है मॉनिटरिंग। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी दफ्तर में काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर में स्टाफ काम कर रहा है, मैं उसके सर पे सवार हूँ कि क्या कर रहा है, अच्छा आप क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो इरिटेट हो जाएगा, जो काम कर रहा है वो भी नहीं कर सकेगा, शेकी हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली सोचिए कि कोई आपके साथ इतना पॉजिटिव हो जाए। इवन हम शादीशुदा होते हैं, मियाँ बीवी को एक दूसरे को स्पेस देनी होती है, जहाँ नहीं दी जाती वहाँ क्या होता है, शौहर अगर बीवी भी शक करे, अच्छा तुम क्या कर रही थी सुबह से, अच्छा तुम कहाँ गई थी, तो बीवी चिढ़ने लग जाएगी। इसी तरह बीवियाँ ख़वातीन अगर शौहरों के साथ ये मामला करती है कि सर पे सवार है कि अच्छा ये कर रही है, अच्छा क्या है, फलां से कैसे बात कर ली, आपने शक करने शुरू किया, तो आपको क्या होगा, नहीं भी कर रहा होगा तो हरकत कर जाएगा। ये गैप जो है ना, ये सिर्फ इसका एक कॉज है, वो है ओवर पॉसेसिवनेस। आप केयरिंग रहे, पॉसेसिव ना हो। केयरिंग में क्या होता है, आपको उसको आपसे जो ज़रूरत है वो पूरी करें और जितनी है उतनी पूरी करें, ओवरडू ना करें। ओवरडू ओवर किलिंग होता है। एक बात बता दूं मैं आपको, तो इन चीज़ों को इज्तनाब कीजिए। बच्चों को तरबियत तक रखें, उनके सर पे सवार ना हो। बड़े हो जाए तो उनको मशवरे, छोटे मोटे टिप दे दिया करें, ताकि उनको ये एहसास हो कि यार मुझे अपने बाप से बात करनी चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे अपने बाप से मशवरा लेना चाहिए, मेरे वालिद साहब मुझे बहुत अच्छी बात समझा देंगे। ये ना हो कि यार ये तो लेक्चर देना शुरू हो जाएंगे, पहले तो कहेंगे तुमने किया क्यों, ये क्या हरकत की, तुम मुझे पता है तुम जब ये करोगे तो मुझे पता था तुम ये कर रहे हो तो यूँ हो जाएगा और उसका नतीजा भुगतो, और फला पहले 10 सुनाएंगे उसके बाद बैठेंगे। वो बेकार हो जाता है आपका समझाना, वो आपके उस लेक्चर, उस गुस्से और उस हरकत से मगलूब हो चुका होता है, उसका जहनी सलाहियत समझने की बंद हो चुकी होती है। इसको अवॉइड कीजिए। तो लिहाजा पहला टिप मेरा यही है कि आप बच्चों के साथ जब बड़े हो रहे हैं उनकी उम्र के हिसाब से उनको स्पेस देना शुरू करें। नंबर 2, उनको केयरिंग रहें, केयर टेकर मत बन जाए, उनके गार्जियन और बॉस ना बन जाए। ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, यहाँ कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, नहीं। गिव देम स्पेस। हाँ ये है कि लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, शुरू में बता दें बेटा देखो ये अच्छा ही है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हदूद, यहाँ से बुराई शुरू हो जाती है, इस साथ को नहीं क्रॉस करना बेटा। इतनी बड़ी विंडो में तुम जितना चाहे खेल लो। छोटी मोटी गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, रोज़ हमसे होती हैं। उन गलतियों को इग्नोर कीजिए, उसको टोकी भी नहीं। फिर तीसरी चीज़ जो मैं कहने जा रहा हूँ, हम क्या करते हैं जब गुस्सा आता है किसी बात पे, नसीहत से पहले हम उसको एहसानात जताना शुरू करते, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारे लिए ये करता हूँ, मैं फला करता हूँ। इससे अवॉइड कीजिए, बच्चा चिढ़ जाता है। वो कहता है, बहुत से बच्चे जवाब देते थे आपने कौन सा एहसान किया, सारे माँ बाप करते हैं, ये माँ बाप का काम है। अक्सर जगह पे सुनने को मिल जाता है, यकीन कीजिए आप कि वो बच्चों टिका से जवाब देते वालिदैन को, आपने कौन सा
میں ہم پہ احسان کیا ہے؟ یہ تو ہر والدین کرتے ہیں. بھائی ماں باپ کا فرض ہے کما کے لانا، باپ کا کام ہے، ماں کا کام ہے پکا کے کھلانا. یہ کام فرض ہے اور سچی بات ہے، اس کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی پر اگر احسان کر کے جتا دیں گے تو آدمی کبھی بھی آپ کا ممنون نہیں ہوگا. وہی حال بچوں کا بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ممنون کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے احسان جتانے کے لیے احسان کیا؟ بالکل بھی نہیں. آپ کا فرض ہے. اسی طرح کیئر کریں ان کو جہاں ضرورت ہے. اچھا جہاں غلطی کر رہے ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو، اصلاح کرنے کے لیے نہیں، خالی ان کو بچانے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے. اگر گر گیا تو اس کو اٹھاتے ہیں، تھپڑ تھوڑی لگاتے ہیں پہلے کہ 2 تھپڑ لگا گرے کیسے تو پھر اٹھا رہے ہیں. وہ سارا مقصد ہی فوت ہو گیا. بھائی پہلے اٹھاؤ، پھر بتاؤ بیٹا کہ دیکھو اس طرح چلو گے، اس طرح دوڑے تھے تم نا، یہ چپل یوں تھی یا فلاں تھی، گر گئے. وہ سمجھ جائے گا آپ کی بات. آپ پہلے 2 تھپڑ لگا دو، پھر اس کو اٹھا لو. وہ تو تھپڑ کے اس میں چلا جائے گا، اثر میں چلا جائے گا کہ میں تو گرا بھی، چوٹ بھی لگی، اب آپ مجھے 2 تھپڑ لگا رہے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو براہ کرم اسپیس دیں ان کے ساتھ، ان کی زبان میں بات کریں. زبان سے مراد میری ہے ان کے کلچر کو سمجھیں. وہ برگر کھا رہا ہے، باہر کھانے کھائے گا، اس عمر میں شوق ہوتا ہے، اس کو کھانے دیں. ہاں کبھی کبھار ایسی بتائیں کہ بیٹا بہت زیادہ نہ کھایا کرو، صحت خراب ہو جائے گی. ابھی سے تمہیں نہیں پتہ چلے گا بھی جوانی ہے، اس کے اثر بڑھاپے میں آتا ہے. جب آپ کی عمر بڑھتی ہے 30 کے بعد ان کے امپیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کل بیماریاں بڑھ رہی ہیں. باقی تمہاری مرضی ہے بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہارے باہر کھانا کھانے، لیکن میں صحت کے حوالے سے فکر مند ہوں. اس طرح بات کریں. لمبے لیکچر مت دیں، چھوٹے جملوں میں بات کریں. آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ وہ اٹیچ ہوں گے. لوگوں کو اوپر حاوی مت ہو، آپ اپنا کام کریں. لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ رول ماڈل ہوں، لوگ خود آپ کو فالو کریں. لوگوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہ گھومو کہ میری بات سنو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایون باس ہیں، اگر ڈنڈے کے زور پہ اپنے حکم چلائیں گے، لوگ مجبور ہیں ماننے کے لیے، تنخواہ مل رہی ہے وہاں سے، نوکری سے نکال دیا جاؤں گا. لیکن اصل میں کیا آپ کی عزت کرے گا؟ نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی یہی کچھ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو بس اس پہ یہ آج بات کرنی تھی. انشاءاللہ ابھی جانے سے پہلے 1-2 ویڈیو میں کوشش کروں گا ریکارڈ اور کر دوں. اور اگر گیپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ ہو سکے، وقت مل گیا تو ضرور کروں گا. بہت شکریہ. چینل کو لائک کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ ماشاءاللہ اچھی باتیں اور مختلف اس طرح کے مشورے اور ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، میری معلومات ہے، میرا علم ہے، اس کو میں شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.